अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है जी स्पोर्ट्स में हूं तलहा आलमगीर। मेरे साथ मेरे को होस्ट को एंकर मोहसिन मेहदी मौजूद हैं। क्राइस्ट चर्च टेस्ट मैच जारी है और पाकिस्तान टीम दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर शदीद मुश्किलात का शिकार है। केन विलियमसन अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं, क्रीज पर मौजूद हैं और कल तीसरे दिन का आगाज़ करेगी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। लेट्स सी कि पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करेंगे, इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले जाएंगे जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस की जानिब। क्राइस्ट चर्च टेस्ट का दूसरा दिन, कप्तान केन विलियमसन की शानदार सेंचुरी के नाम। बढ़तरी खत्म करने के लिए होम टीम को मजीद 11 रन दरकार। कैचेस ड्रॉप होना हमारे लिए बहुत महंगा साबित हुआ। कोशिश करेंगे कि कल आते ही न्यूजीलैंड पर दबाव डालें। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास से वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलना और उनके जो कैचेस ड्रॉप हो जाएं या किसी बॉल पे भी नो बॉल अगर हो जाए तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। पाकिस्तान शाहीन्स ने चौथे टी20 में न्यूजीलैंड ए को 101 रन से शिकस्त देकर सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। सलीम यूसुफ की सदारत में होने वाला पहला क्रिकेट कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते तलब। हेड कोच मिसबाहुल हक को टीम की कारकर्दगी पर तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फर्स्ट क्लास का फाइनल फैसला कुन मरहले में दाखिल। दफाई चैंपियन सेंट्रल पंजाब को जीत के लिए मजीद 216 रन दरकार। खैबर पख्तूनख्वा को 8 विकेटों की जरूरत, जबकि कामरान गुलाम ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन्स का 37 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। साबिक कौमी विमेन क्रिकेटर सना मीर का कोविड-19 का टेस्ट मुस्बत आ गया। सना मीर इन दिनों कराची में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में कमेंट्री कर रही थी। चेयरमैन पीसीबी का मोहम्मद आमिर और समी असलम के जाने पर दुख का इजहार करना हैरान कुन है। कामरान अकमल। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए कौमी खिलाड़ियों का नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तरबियती कैंप का आगाज। श्रीलंका और बांग्लादेश हमसे साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी मांग रहे हैं। पाकिस्तान को इवेंट की मेजबानी से हरगिज महरूम नहीं होने देंगे। सलीम सैफुल्लाह खान, सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने चेल्सी को 2 गोल से शिकस्त दे दी। दूसरी जानिब स्पेनिश ला लीगा में बार्सिलोना ने उसका को 1-0 गोल से मात दे दी। जी हाँ, आपने टॉप स्टोरीज जानी और मोहम्मद अब्बास जिस तरह गुफ्तगू कर रहे थे और इस तरह हमने देखा कि आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने काफ़ी गलतियाँ की अगर बात की जाए। और जिस तरह स्पेशल गेस्ट की तला ने बात की, पहले मोहम्मद अब्बास की गुफ्तगू सुनते हैं और उसके बाद गेस्ट का तारुफ आपसे कराते हैं। जी बिल्कुल, टेस्ट क्रिकेट में जो है ना ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलना और उनके जो कैचेस ड्रॉप हो जाएं या किसी बॉल पे भी नो बॉल अगर हो जाए तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। जो है ना टेस्ट मैच फिर वो कॉस्टली पड़ता है एज ए बॉलिंग यूनिट। क्लास प्लेयर है इसलिए नंबर 1 है इस टाइम टेस्ट क्रिकेट में, तो उनको अगर चांस मिल जाए तो फिर वो बिल्कुल भी चांस नहीं देते आउट होने का। तो हमने पूरी कोशिश की पहले सेशन में और सेकंड सेशन भी ठीक था। टी के बाद हमने थोड़ा स्ट्रगल किया और जो कि वो कैचेस ड्रॉप हुए उसकी वजह से हमें ये कॉस्ट पड़ी। एज ए बॉलिंग यूनिट हम कोशिश करेंगे कि जितना भी स्ट्रिक करें अर्ली सुबह आगे कोशिश करेंगे आउट करें, नहीं तो जो है ना रन्स रोकने की कोशिश करेंगे। और अब पिच का भी काफ़ी बिहेव चेंज हो गया, आगे से थोड़ा खिंची हुई लेंथ पे ठीक हो रहा है, लेकिन हल्का सा भी पीछे बॉल अगर कर रहे हैं हम तो उस पर काफ़ी टाइम मिल रहा है बैट्समैन को खेलने में। सबसे पहले तो ये है कि मैंने 20 ओवर्स किए हैं आज और उसमें तकरीबन 40 समथिंग रन्स हुए हैं। तो बस यही है जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हूँ और 100 से ऊपर मैचेस हैं और उसके बाद अभी टेस्ट क्रिकेट खेला हूँ। तो जो टेस्ट क्रिकेट का यही है, हर चीज़ का टेस्ट है, तो उसमें ये होता है कि अगर आपको विकेट नहीं मिल रही तो आप रन्स नहीं दें। तो उसमें डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल क्रिकेट में यही अप्लाई किया हुआ है। तो उसमें मेरा फिर यही प्लान होता है कि अगर मैं विकेट नहीं ले रहा तो मैं फिर रन्स भी नहीं दूँ, तो यही प्लान होता है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट फैमिली का एक बहुत बड़ा नाम इससे पहले भी हमारे शो में तशरीफ़ ला चुके हैं और इस वक्त कौमी टीम न्यूजीलैंड में मौजूद है। और न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए तो उनका बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है। 5 सेंचुरियाँ उन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ बनाई हैं, 203 का उनका हाईएस्ट स्कोर है और नॉट आउट वो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ साबिक टेस्ट क्रिकेटर और बेहतरीन फील्डर शुएब मोहम्मद साहब की। शुएब मोहम्मद साहब, आपको वेलकम करूँगा शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुएब मोहम्मद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान टीम इस वक्त न्यूजीलैंड में मौजूद है और जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में बताया कि आपका बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड के खिलाफ। आपने 5 सेंचुरियां स्कोर की हैं, 203 आपका हाईएस्ट
स्कोर है और नॉट आउट आप रहे हैं, तो कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को? 73 पे 3 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन उसके बाद हमने 280 प्लस रन करा दिए। अब साबिक क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं कि जीतना या सीरीज बराबर करना दुश्वार नजर आ रहा है। 3 खिलाड़ी आउट का मुझे समझ आई, आपने कहा जो आउट हो गए थे जी और उनकी जो अब बारी आने लगी है। देखिए बात यह है कि बाज मैचेस 400-500 रन के नहीं होते हैं और बाज विकेटें ऐसी होती हैं कि जो कम स्कोर के लिए तकरीबन शुरू से ही नजर आ जाता है कि ये बड़े स्कोर का विकेट नहीं है, इसके ऊपर 250 300 का स्कोर भी एक कॉम्पिटिटिव स्कोर होगा। और दोनों टीमों को ये समझ होती है। तो जो उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग से अंदाजा एक तो होता है, और दूसरी बात ये कि जब पाकिस्तान जो खेला वो अच्छा खेला उस विकेट के हिसाब से, स्पेशली अहमद से अजहर अली और रिजवान ने जो अथॉरिटी दिखाई और टीम की रिस्पेक्टेबल टोटल तक अक्यूमुलेट कर सके, वो एक रीजनेबली बहुत अच्छा फाइट थी पाकिस्तान की टीम की तरफ से। उनके बैट्समैन ऑल्दो के थोड़े से बैट्समैन इसके अंदर नाकामयाब रहे, लेकिन ये कि वो पिच ऐसी थी कि मुश्किल थी, उसके ऊपर बहुत ही आपको कॉशियसली खेलना था और बाद दफा लक भी बड़ा फेवर करती है। लेकिन मेरा अंदाजा है कि जो पाकिस्तान ने जो बॉलिंग की शॉर्ट पिच डिलीवरीज के ऊपर और कट के ऊपर जो स्कोर देखिए, जब एक बैट्समैन के जब रन फ्लो आना शुरू हो जाए तो आई भी सेट होती है और टीम का मोरल भी गिरता है और वो लोग ऊपर भी आते हैं। इस तरह से ये चीजें न्यूजीलैंड के फेवर में मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने खेला, लेकिन हमने मौका दिया कि वो इतना अच्छा खेल, वरना ये मैं समझता हूं कि बड़ा मुश्किल होता। इतना बड़ा 3 विकेट्स के ऊपर उन्होंने ऑलमोस्ट टोटल को हमारे बराबर कर लिया हुआ है। बिल्कुल, जो ट्रैक था, जो पिच थी, वो ग्रीन पिच हमें नज़र भी आ रही थी शुएब साहब, और ख़ासतौर पर अजहर अली ने पहले दिन ही कह दिया था कि बैटिंग पिच नहीं है, बैटिंग के लिए एक पिच आसान नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड टीम जब बैटिंग करने के लिए आए तो पिच आसान हो गई। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कैचेस विन मैचेस पर बात करेंगे, क्योंकि मोहम्मद अब्बास ने बोला है कि जो कैचेस पाकिस्तान ने ड्रॉप किए हैं वो हमारे लिए काफ़ी महंगे साबित हुए। बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे कि हम बातचीत भी कर रहे हैं, स्पेशल गेस्ट हैं शुएब मोहम्मद साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और शुएब भाई, आपके स्टैट्स पर अगर हम नज़र डालें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं आपके, ख़ासतौर पर जो 5 लगातार सेंचुरियां आपने स्कोर की हैं। तो दुनिया क्रिकेट में मैं नाजरीन को बता दूं कि कोई भी खिलाड़ी सिवाय 5 खिलाड़ियों के, जिनमें से कोई भी एशियन खिलाड़ी नहीं है, सिर्फ शुएब मोहम्मद साहब है जिन्होंने 5 लगातार सेंचुरियां स्कोर की हैं, जो कि 1989 में 2 हैं और 1990 में 3 सेंचुरियां हैं। तो आपने जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। और एक और स्टैट्स अहम ये है कि आपने 1990 में 203 रन की नॉट आउट की इनिंग्स खेली थी शुएब भाई। हनीफ मोहम्मद साहब, ज़ाहिर आप उनकी फैमिली का पार्ट हैं, उनके भी 203 नॉट आउट हैं 1965 में अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो दोनों के सेम 203 जो रन हैं नॉट आउट की, वो सेम इनिंग्स हैं, अच्छे स्टैट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम, जैसे हम उनकी बात करें तो शुएब भाई, बैटिंग में क्या हो गया पाकिस्तान टीम को? ठीक है, ओपनिंग ऑर्डर भी तो परफॉर्म नहीं करा ना। कोई भी टीम का जब टॉप ऑर्डर अगर स्ट्रगल कर रहा हो तो वो टीम के लिए हमेशा मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। हमारे टाइम के ऊपर जब अगर टॉप ऑर्डर से स्कोर अच्छा होता था तो यूजली मेरी जावेद मियां साहब के साथ जैसे एक ही साल में 2 डबल सेंचुरी की पार्टनरशिप भी हुई। तो इस तरह मिडिल ऑर्डर को एक दे कैन ब्रीथ इजी, और विकेट कम गिरी हुई होती हैं और स्कोर एक टोटल अच्छा बड़ा बनाने में कामयाबी होती है। लेकिन उसका एक रिचुअल होता है, ऐसे नहीं है कि इट कम्स इजी, इट कम्स ओवरनाइट। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके ऊपर आपका डिफेंस बहुत तगड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। और उसके लिए आपको बॉल को छोड़ के भी खेलना पड़ता है, सिंगल डबल्स के लिए भी खेलना पड़ता है। पाकिस्तान की टीम के जो बैट्समैन है, ज्यादातर मैं ये देखता हूं कि उनको बहुत हरिडली कोई
बहुत कोई जल्दी में वो शॉट खेल रहे होते हैं ठीक है। कि किसी तरह जल्दी से चौका मिल जाए। सही। चौका सिर्फ चौके से टेस्ट मैचेस नहीं खेले जाते, ऑल्दो एक नेसेसिटी जरूर है और लेकिन एक बड़ी इनिंग में 10 12 15 चौके आपको मिल ही जाते हैं, लेकिन आपको सीरीज ऑक्यूपाई करने की बात होती है। आप जितने 3 सेशन खेलेंगे तो आपकी टीम का भी टोटल अच्छा होगा और वो चीजों की रियलाइज करने की बात है। वो हमारे बैट्समैन जो है वो ज्यादा शॉट, बड़े शॉट खेलना चाहते हैं, फ्लैशी शॉट्स खेलना चाहते हैं। दे वांट टू स्कोर इन अ क्विकर मैनर as if they are playing in T20 games और ODIs के हिसाब से जो बैटिंग होती है। तो आप ये देखें कि सबसे पहली इनिंग के अंदर न्यूजीलैंड ने आपको सबक दे दिया, ऑल्दो के वो 3 साढ़े 3 रन पे खेलते हैं पर ओवर, लेकिन उन्होंने पहले दिन मेरे ख्याल से 89 ओवर्स ऐसे कुछ में, पहले टेस्ट के पहले दिन की बात कर रहा हूँ, जी उन्होंने 23 या ऐसे कुछ रन किए सिर्फ। जी हालांकि बहुत अच्छे दुनिया के टॉप बैट्समैन उसके अंदर वो खेल रहे थे, विलियमसन भी और सारा, वो भी तेज खेलना जानते हैं, आता है, लेकिन नहीं खेले इसलिए कि उनको पता था कि स्टेबिलिटी टीम की चाहिए परफॉर्मेंस में, तो टॉप ऑर्डर को परफॉर्म करना पड़ेगा, पहला मैच है, पहला दिन है, तो वो इम्पोर्टेंस की समझते हैं और उसी से आपको भी सीखना चाहिए। ऐसे कई टेस्ट पाकिस्तान ने अपने गवा दिए लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, मैं समझता हूँ, क्रिकेटिंग नॉलेज की वजह से। बिल्कुल, क्रिकेटिंग नॉलेज की वजह से टेस्ट मैचेस गवाए गए हैं। साथ साथ आप बात कर रहे थे ओपनर की, जो हमारा टॉप ऑर्डर है वो फेल होता जा रहा है, लेकिन साथ साथ हमने इस मैच में ये भी देखा कि हमारे फील्डर्स कैचेस लेने में नाकाम हुए। विलियमसन जो कि 112 पर क्रीज पर मौजूद हैं, 0 पर जो है अजहर अली ने उनका कैच तोड़ा। आप एक शानदार फील्डर रहे हैं अपने एक दौर के, तो यहाँ आप क्या समझते हैं कि क्यों हमारी फील्डिंग वैसी की वैसी है? सिर्फ शानदार कह के तो आपने मेरी सारी फील्डिंग खत्म ही कर दी, मैं समझता हूँ। नहीं दुनिया में टॉप रैंकिंग फील्डिंग में जो 91 में टॉप बैट्समैन और बिल्कुल, दुनिया के इमरान खान साहब ने कमेंट्स दिए थे आपके लिए कि बेहतरीन फील्डर हैं। अपना शौक की बात होती है बेसिकली, और इतना इंसान को फील्डिंग ऐसा डिपार्टमेंट है कि आपकी नेचुरल एबिलिटी अगर कम भी है तो भी आप फील्डिंग डिपार्टमेंट में अपने आप को ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। बैटिंग और बॉलिंग के अंदर कुछ प्लेयर आपको पहले से चाहिए होता है और उसके बाद पॉलिशिंग की जरूरत होती है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, कैचेस पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम होता है, कैचेस छूट जाते हैं और इसी तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई कैच भी ना छूटे और आप स्कोर बड़े बड़े कर जाएं या वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कर जाएं, उसके लिए आपको लक उस दिन फेवर करनी चाहिए। और लेकिन जहां तक पाकिस्तान के ओवरऑल स्टैंडर्ड्स की अगर आप बात करें तो वो आप पिछले PSL के अंदर के मैचेस के अंदर ही देख लें कि जो पहला उसका फेज था, जो या T20 का जो यहाँ स्पेशली जो टूर्नामेंट हुआ, उसके अंदर अच्छे से अच्छे, बड़े से अच्छे नाम वाले फील्डर्स और यंगस्टर्स, उनको देख के मुझे बड़ा अफसोस इसलिए हुआ कि बहुत ज्यादा पुअर परफॉर्मेंसेस जो फील्ड के डिस्प्ले में आई। अजहर अली के जो कैच की बात है वो ऑफ कोर्स बहुत भारी तो पड़ रहा है और हो सकता है कि बहुत इवेंचुअली वही एक फर्क पूरे टेस्ट मैच में पड़ जाए, लेकिन देखें, एक तो उसके ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते किसी को। एक कैच की वजह से आपकी बॉलिंग की स्ट्रेंथ जितनी है, उस विकेट की एक्सप्लॉयटेशन जो है वो आपको मैक्सिमम करना चाहिए थी। जो ज्यादातर जो स्टिकर से, जो बैट का जो स्टिकर होता है उसके करीब कहीं बॉल आके लगी, जबकि वो मिडिल ऑफ द बैट स्ट्रोक का जो एरिया होता है, जहां निशान अक्सर होते हैं बैट के ऊपर, वहां खेल रहे होते हैं, एंड येट बैट्समैनों को स्टिकर के करीब एजेस लगती हुई मैंने देखा। इसका मतलब ये है कि डिफिकल्ट विकेट जनरेट कर रहा है, बाउंस ज्यादा हाइट पकड़ रहा है और वहां से उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको आपको ग्लाइड करना पड़ता है उस तरफ, जब आप अगर लेट हो जाते हैं, इसलिए कि हर दफा हर बैट्समैन पहले से तैयारी नहीं कर सकता उस बॉल, तो जब वो देर हो जाती है तो यू हैव टू रीएडजस्ट योरसेल्फ, तो फिर उसके अंदर आपको सॉफ्ट हैंड से बॉल को गिराना पड़ता है और एंगल उसी तरफ का रखना पड़ता है ताकि स्लिप तक कैरी ना करे। बट ऑल सेड एंड डन, बात यही है कि
उन्होंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया और उनको फ्री हिट्स काफ़ी मिली, इन द सेंस शॉर्ट पिच डिलीवरीज़। जितनी पीछे मुश्किल विकेट के ऊपर आप याद रखें, जितनी भी मुश्किल विकेट होगी, जितना बॉल पीछे पड़ेगा, शॉर्ट ऑफ लेंथ पड़ेगा, शॉर्ट या बाउंसर होगा, वो उतना ज़्यादा नज़र आता है और उतना जल्दी नज़र आता है। जितना बॉल आगे का होगा, जहाँ गेंद कर रहा हो या हाइट पकड़ रहा हो, उधर बॉल देर से नज़र आता है और वहाँ एडजस्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो उनके लिए वो फ्री हिट्स थी। अच्छा, हम शोएब भाई, हम बात कर रहे हैं ना कि एक एक कैच से ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन वो केन विलियमसन सेंचुरी पे वो नॉट आउट खड़े हुए हैं तो काफ़ी मुश्किलात हैं। लेकिन ओवरऑल भी शोएब भाई, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम की फील्डिंग कुछ खासी अच्छी नहीं है। जब ग्रांट ब्रैडबर्न पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद थे तब भी बात की जा रही थी कि कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। इससे पहले के अदवार में भी हो रहे थे ड्रॉप, लेकिन आप भी तो पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद रहे हैं, फील्डिंग कोच रहे हैं, तब इस तरह के कैचेस ड्रॉप नहीं किए जाते थे। तो अभी जब रिसेंटली बातचीत की जा रही थी कि फील्डिंग कोच कौन होगा, तो आपका नाम भी गर्दिश कर रहा था। तो ये बेहतर नहीं होता कि, ज़ाहिर है आपसे ही सवाल कर रहा हूँ, लेकिन बेहतर नहीं होता कि आप होते भी टीम के साथ तो मजीद बेहतरी आ सकती थी? ऑफ कोर्स यू आर वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन योर टाइम। देखिए, इसमें ऐसा है कि फील्डिंग, जैसे मैंने कहा, आपको खुद पैशन होना चाहिए, अर्ज होना चाहिए कि जब टीम बाहर आ रही हो तो मैं लीड करते, बॉल मेरे हाथ में हो, अप्रिशिएट लोग कर रहे हो मुझे कि आपने ये सेशन आपका सबसे अच्छा फील्डिंग करा। और वो आप ये समझ लें कि आप वो शौक जो है वो एक चीज से जवाब देता है कि आप दूसरों के लिए ताली बजाने में खुश हैं कि आपके लिए कोई ताली बजाए। अगर इसका जवाब आपको मिल जाता है या समझ आती है कि ये जो मैंने बात कही, तो आप खुद ही उसके अंदर मेहनत ज्यादा करते हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये कि जब मैं फील्डिंग कोच था पाकिस्तान टीम के साथ, T20 वर्ल्ड कप 2014-15 जो बांग्लादेश का था, जो भी स्टैंडर्ड था, मैंने एक दिन पहले ज्वाइन किया पाकिस्तान टीम को और तकरीबन मैं सिर्फ 1.5 महीने में उनके साथ रहा। जब हम वापस आए तो जो स्टैंडर्ड जो पाकिस्तान टीम का था उससे शेड अबव बेटर फील्डिंग हुई थी और उसके अंदर सारों ने अप्रिशिएट किया था। लेकिन मुझे फिर उसको पोजीशन से हटा के मुझे एज सेलेक्टर बना दिया था। जी। और फिर वो वर्ल्ड कप की टीम वगैरह जो बनी और फिर एक इशू ऑस्ट्रेलिया में हमारे एक सेलेक्टर के साथ हो गया, तो उसके बाद वो कमेटी डिसॉल्व, तो इस तरह आउटस्टर हो गया। बट बात यही है कि फील्डिंग के लिए आपको, जो मैंने जो देखा, जो मैं जब मैं वहां था पाकिस्तान टीम के साथ, कि बहुत से जो प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं या बैट्समैन हैं, वो अपने हाथ बचा रहे होते हैं। ग्लव्स पहन के फील्डिंग कभी भी नहीं हो सकती। ग्लव्स पहन के प्रैक्टिस करने में मैं समझता हूं कि वो बहुत इजी गोइंग अफेयर हो जाता है एक तरह। कता कलामी के लिए माफी चाहूंगा। आप जिस तरह बता रहे हैं ना, सिर्फ एक चीज है, आपको पता होना चाहिए कि बॉल हाथ के इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा या इस तरफ आएगा, कहाँ, कौन सी जगह पे ग्रिप होनी चाहिए। उस ग्रिप को आप आंख बंद करके लेफ्ट और राइट दोनों हाथों से इक्वल होनी चाहिए। हमारे प्लेयर्स, बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि यार राइट पे थी तो बड़ा इजी अच्छा कैच, लेफ्ट पे थी तो कैसे करता मैं, स्ट्रॉन्ग हैंड की वजह से कह रहे होंगे। अल्लाह ने दोनों हाथ बराबर दिए, आपको, आप डिपेंड करता है आप उसके लिए मेहनत कितनी करते हैं। तो ये चीजें नेचुरली जब तक फीड नहीं करी जाएंगी और उस तरीके से तैयार नहीं किया जाएगा एक फील्डर को, और एक नहीं, नेचुरली आपकी फोर्स पूरी जब तक तैयार नहीं होगी, जब तक ये फील्डिंग स्टैंडर्ड्स हमेशा अप एंड डाउन होंगे, कैचेस छूट जाते हैं, वो कोई बात नहीं। लेकिन अफसोस जब होता है कि जब आपके पाँव में गेंद गिर रही है और आप डाइविंग पोजीशन में ना हो, इसलिए कि आपने पहला कदम पीछे जब आपने स्टार्ट लिया वो गलत था। आपने लेफ्ट फुट से स्टार्ट लेना है कि राइट फुट फर्स्ट से स्टार्ट लेना है, ये उनको बताने वाला अगर लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है, जरूर बताएं। लेकिन ये अभी तक तो मुझे देखने में नजर नहीं आ रही है। शोएब भाई, आप अभी बात कर रहे थे ना कि ज़ाहिर आप फील्डिंग कोच थे, उसके बाद फिर आपको सिलेक्टर बना दिया था, लेकिन अभी आपने देखा होगा फवाद आलम ने पिछले मैच में काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, सेंचुरी उन्होंने स्कोर की। आपको ये याद होगा कि उस टाइम पे भी आपके दौर में भी आवाज़ें उठ रही थी कि फवाद आलम शुड मेक अ कमबैक। तो आपको लगता है कि अगर उस दौर में वो वापस आ जाते, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में तो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो तब भी और अब भी कर रहे थे, तो आ जाते तो शायद पाकिस्तान टीम के लिए मजीद बेहतरी आ जाती उस टेन्योर में?
देखिए हालांकि वो वहाँ वनडे मैचेस में वहाँ गए थे ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश और वहाँ रीजनेबली अच्छा भी खेले थे, लेकिन बाज दफा ये होता है कि टेस्ट मैचेस के अंदर आपकी पोजीशन जो है वो सॉलिड होती है और उस पोजीशन नंबर पे सर्टेन प्लेयर्स फिक्स्ड होते हैं। जैसे 4 नंबर पे अगर जावेद मियांदाद खेल रहे हैं और जहीर अब्बास साहब 3 नंबर पे खेल रहे हैं, तो उनकी जगह अगर कोई जितना भी अच्छा कोई परफॉर्मेंसेस दे दे तो वो उसको ब्रेक इन नहीं कर सकता। सही। इसी तरह उस वक्त यूनुस खान और मिसबा खेल रहे थे पाकिस्तान, मेरे ख्याल मिसबा तो थे, यूनुस मेरे ख्याल उस वक्त नहीं थे। जी। लेकिन ये है कि उस वक्त के जो प्लेयर्स थे वो उनकी जो टीम पोजीशन जो थी टीम के अंदर वो रीजनेबली स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से वो मौका नहीं बना सके। बाज दफा ये रीजन होता है कि आपको जब मौका मिले आपने उस वक्त नहीं किया, देन यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न कर रहे थे और इसी पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शुएब मोहम्मद साहब से हारिस सुहेल और टॉप ऑर्डर के हवाले से भी मजीद जानेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुशामदीद। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि आप एक बेहतरीन फील्डर, बेहतरीन ओपनर, बेहतरीन कोच, बेहतरीन चीफ सेलेक्टर रहे हैं, तो ये बताइएगा कि कैसा देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टॉप ऑर्डर को? मुसलसल नाकाम हो रहा है। ओपनर्स की अगर बात की जाए, आप एक बेहतरीन ओपनर हैं, इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, क्रिकेट मैनेजमेंट को ओपनर्स के लिए अलग कोच हायर करना पड़ेगा? ये तो डिपेंड करता है पाकिस्तान की टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर रिक्वायरमेंट अच्छे ओपनर्स बनाने हैं तो नेचुरली उसके लिए डेडिकेटेड बंदों को रखना पड़ेगा और कोई एक बंदे से ये काम नहीं होता। तो इसके लिए लॉन्ग प्लानिंग की जरूरत होती है, माइंडसेट को तैयार करना पड़ता है। रातों रात या ओवरनाइट ये चीजें नहीं आती, तो वो स्किल वर्क उनको इंड्यूस करना पड़ेगा, उनको इंजेक्ट करना पड़ेगा, ताकि उनको समझ आए कि ये नेम ऑफ द गेम क्या है। ओपनिंग डिपार्टमेंट पाकिस्तान की तरफ से किसी दोनों ओपनर चल नहीं रहे हैं जी। ये कितना अरसे के बाद देखने में आएगा कि जी दोनों ओपनर चलें। पहले जमाने में जो अच्छे जो प्लेयर होते थे वो दोनों एंड पे भी चलते थे, वरना एक तो रुकता ही था यूजुअली। और एक साबिक क्रिकेटर से मेरी बात हो रही थी कल, वो कह रहे थे कि इस विकेट पर अगर आमिर, सुहेल, सईद अनवर जैसे खिलाड़ी होते तो क्या ही बात होती, क्या मजा आता उनको बैटिंग करते हुए देखने में, और आप लोगों को, हनीफ मोहम्मद साहब को। नहीं, बेशक बात तो ये है कि जो ग्रेट प्लेयर्स हैं, जैसे आपने नाम लिए, ये बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं, नेचुरली उनका टाइम आता है, लेकिन उससे दूसरों को, जो यंगस्टर्स होते हैं, आपको उनके शूज में आने के लिए, फिट इन होने के लिए मेहनत करनी चाहिए ना। या तो आपके अंदर इतना फ्लेयर हो, इतना कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो कि आप कोई चीज को देखें ही ना, फॉलो ना करें, एंड येट you become a superstar। अगर नहीं है, अगर वो चीजें नहीं है, तो one should adapt qualities from other players। अगर अदर प्लेयर्स की कुछ क्वालिटीज, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, तो आप उसका मिक्सचर उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं ना। उसके एक्सपीरियंस आप यूट्यूब के ऊपर देखें टाइम एंड अगेन। पहले के लोगों के पास तो ये फैसिलिटी भी नहीं थी जो आज के प्लेयरों के साथ है, तो कितना बड़ा एडवांटेज है उनका। आप माइंडसेट उनकी बिल्डअप कैसे करी जाती है एक इनिंग को, किस तरह, कब कौन से शॉट खेले जा रहे हैं और कौन से नहीं खेले जा रहे। बॉल मिल रही है फिर भी नहीं खेल रहे, उसका क्या रीजन है? 223 रन पूरे दिन में न्यूजीलैंड की टीम क्यों कर रही है? क्या उनके पास बल्ला नहीं था उस दिन हाथ में? तो ये चीजें सीखने के लिए होती हैं, और अगर आपके साथ अच्छे माइंडसेट के लोग हों तो ये चीजें आज नहीं, ये तो बहुत अरसे पुरानी जरूरत है। लेकिन ये कि अभी तक तो बहुत ज्यादा डेफिसिट
मैं देख रहा अच्छा, हूँ आप ये नजर आ देखें कि रहा है बैटिंग ओवरऑल। पिच जो है वो बैटिंग के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन हम देखें तो बॉलर्स ने भी हमारे अच्छा परफॉर्म नहीं किया। वकारी ने साहब क्या कर रहे हैं, वो बाकी प्लेयर्स जो उनके टीम के साथ मौजूद नहीं है उनके खिलाफ तो बयान दे देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, लेकिन अपने प्लेयर्स देखें 20-20 ओवर्स करवा चुके हैं फास्ट बॉलर्स और एक विकेट हासिल की हुई है 3 खिलाड़ियों ने। वो बात आपकी सही है कि, लेकिन देखिए बैट्समैनों ने इस डिफिकल्ट विकेट पे अच्छा किया है, मैं समझता हूँ। उन्होंने एक रीजनेबल स्कोर हमारे बॉलर्स के लिए लाके दे दिया। अब उसके ऊपर आपकी स्ट्रेटेजी, प्लॉय, प्लानिंग, एनालिस्ट जो बैठा हुआ है, उनके बैट्समैनों के क्या वीकनेस स्ट्रेंथ हैं, उसके ऊपर अच्छा होमवर्क होगा। होमवर्क तो देखें जरूर होता है, हर बच्चा स्कूल का अपनी क्लास का होमवर्क करके जाता है, लेकिन उसमें से कोई बच्चा फर्स्ट आता है। तो ये समझने की बात है कि जितना अच्छा आपका होमवर्क होगा ग्राउंड जीरो पे, उतना अच्छा डिलीवरेंस होगी ग्राउंड के अंदर। वो चीज आप जब फीड करके भेजेंगे, अगर जितना ज्यादा ऑर्डिनरी होमवर्क होगा तो उसका फिर ऑर्डिनरी रिजल्ट आएगा। ये फर्क है। और हमारे बैट्समैनों ने अच्छा किया, लेकिन हमारे बॉलर्स को जो बॉलिंग कराई गई और हमारे कुछ फील्डर की वजह से बाज दफा एक चौका रोकने से भी टीम के ऊपर मोरल हाई होता है और सामने वाली टीम गिरती है। तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है। ये इंटरव्यू में समझाना तो शायद मुश्किल है, लेकिन ये है कि ये चीजों की नेसेसिटी है। पाकिस्तान को इन नीड ऑफ द आवर है। किसी दिन अच्छा करेगा, किसी दिन अच्छा नहीं करेगा। तो आप बोलेंगे यार इन्होंने ये चीजें अच्छी तो कर रहे हैं, लेकिन जो एक टीम का मतलब होता है इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट। टीम वर्क जो होता है वो सिर्फ 11 लड़के नहीं खेल रहे होते, उसके पीछे 20-22 दिमाग काम कर रहे होते हैं पीछे। तो वो उस तरह से वो टीम का कॉम्बिनेशन जो है, उस तरह जितना अच्छा उसको अपने हाथ में लेके चलेंगे उतना रिजल्ट्स आएंगे। वरना इसी तरह हार्ट बीट का ग्राफ चलता रहेगा। किसी दिन अच्छा, किसी दिन आप एक कोच भी ना रखे ना पाकिस्तान टीम में, तो भी वो इतना ही अच्छा करेंगे। इससे कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि जी 25 में टीम आउट हो गई या 45 में आउट हो गई। वो जो पोटेंशियल उनके अंदर, उन प्लेयरों के अंदर दिया गया है, उतना ही डिलीवरेंस होगी। तो ये बात कि हाई प्रोफाइल कोच और ये सारी चीजें वो एक्सपोज तो होती जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर जो काम जो गो हेड देते हैं, जो इसके ऊपर फाइनल स्टैंप लगाते हैं, उनके ऊपर भी इसका ब्लेम गेम जाता है उसूलन। बिल्कुल, उनके ऊपर भी ब्लेम गेम जाता है। साथ साथ आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, तो टेस्ट मैच से हटकर कुछ इशूज़ पे बात करते हैं। मोहम्मद आमिर के मामले को आपने कैसा देखा? अभी रिसेंटली हम सुन रहे थे एहसान मानी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का बयान आया कि उन्होंने ये बात कही कि मोहम्मद आमिर और समी असलम के मुल्क छोड़कर जाने से उनको अफसोस हुआ, लेकिन उन्होंने बात तो नहीं की। बिल्कुल, देखिए अफसोस तो पूरे पाकिस्तान के जितने लोग हैं उनको सारों को अफसोस है कि जी आमिर, पहली बात तो ये कि जो उसने जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद इजाजत ही नहीं होनी चाहिए थी। पहली बात, मैं तो स्ट्रिक्ट फर्म बिलीव था कि ये चीज गलत है। एक, जब पाकिस्तान टीम ने उसको वापस ले लिया और आप उसको अपनी मर्जी से इस तरह खेलने और ना खेलने के ऊपर प्रेशर जो डालते हैं, वो प्लेयर के ऊपर बाज दफा हर प्लेयर देखें, जैसे एक घर के अंदर 5 बच्चे हैं तो किसी का टेम्परामेंट ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, कोई बिल्कुल ही कोई चीज बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन आमिर एक स्टेबल बॉय है और उसको ये जब उन्होंने ये चीज की तो कोई सीनियर प्लेयर को भेजा जाता और उसको काउंसलिंग की जाती। काउंसलिंग करके उसको ठंडे दिमाग से उसको कि भाई तुम्हारे को नहीं कुछ चीजों में अभी फिटनेस का इशू है या कोई भी तरीके से उसको बात करके उस चीज को जो एक हाइप बन गई थी उसको खत्म करते कि जिस तरह उसका कहना था कि जी मैं इस मैनेजमेंट के साथ इजी नहीं हूं, तो उसके साथ कुछ ना कुछ कोई ना कोई तरीका जरूर होता, रादर देन अपना एक आपने कॉर्नर पकड़ लिया, एक उसने कॉर्नर पकड़ लिया, नुकसान किसका हुआ? बिल्कुल पाकिस्तान का नुकसान हुआ। नुकसान सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट का हुआ। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल कंटिन्यू कीजिएगा, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मतलब बात यही है कि जो हायर अथॉरिटीज होती हैं पीसीबी के,
वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड तो बनते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो एक बड़ा एक अथॉरिटी होने के हिसाब से जो तरीका जो होता है, एक घर का बड़ा होने के हिसाब से, वो सारे बच्चे हैं उनके, ये सारे क्रिकेटर्स उनके बच्चे हैं, तो उसके साथ एक स्टेप फादरली वो इफेक्ट जो है वो नहीं देखने में आना चाहिए था, इसलिए कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत बिल्कुल पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत नुकसानदेह है ऐसे क्रिकेटर्स का जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब कुछ बात करते हैं, अगर दूसरे गेम्स की अगर बात करें तो टेनिस फेडरेशन के जो सदर हैं सलीम सैफुल्लाह खान, उन्होंने क्या बात की है टेनिस के हवाले से, और पाकिस्तान जो साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी है, पाकिस्तान उससे क्या हो सकता है, वो उनकी ज़बानी सुनते हैं। पिछले 3 साल से हम इस वक्त ग्रुप 1 में है। ग्रुप 1 का मतलब है कि 44 टीमें हैं एशिया की, उसमें हम उन 6 टीमों में शामिल हैं, जिसमें जापान है, चाइना है, इंडिया, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और लेबनान। हमने थाईलैंड को हराया। उसके बाद फिर हमारा हुआ जी विद कोरिया जो दुनिया की बड़ी वो है, उसको हमने ग्रास कोर्ट्स की वजह से, वरना हम उनको नहीं हरा सकते, ग्रास कोर्ट्स पे हराया। उसके बाद हम सिर्फ उज़्बेकिस्तान से हम हारे, और उसके बाद स्लोवेनिया इस साल मार्च में जब वो यहाँ आए तो हमने स्लोवेनिया यूरोप की एक अच्छी टीम को हमने यही ग्रास की वजह से, तो 5 हमारे हो चुके हैं, अभी 6ठा जापान से होने वाला है। जो भी टीम आती है उनका प्रेसिडेंट जब आता है मैं उनसे पूछता हूँ कि जी आपकी हुकूमत आपको, तो चाइल्ड ने कहा मुझे $1 मिलियन, यानी आजकल के हिसाब से 16 करोड़ रुपए मुझे सालाना मिलते हैं। टर्की वाला है, उससे मिला, उसने कहा जी मुझे 1 मिलियन यूरो। ये दोनों मुल्क हमसे आबादी के लिहाज में, तुर्की भी कम है था। मैं उनको नहीं बता सका कि जी हमें 30 लाख, मगर मैं कहता वो शायद मजाक उड़ाते कि $25,000-30,000 इनको साल का मिल रहा है। कॉम्प्लेक्स जो था इसको गैराबाद रखा गया, तो मैंने ये भी पहले कोशिश की कि इसको या हमने दोबारा बेहतरी लाए। फिर मैंने ITF से $50,000 की ग्रांट ली, कुछ हमने पैसे डाले बीच में, कुछ हुकूमत ने, अपने जो प्राइम मिनिस्टर थे शायद खाकान अब्बासी, उन्होंने 1 करोड़ दिए। तो ये 5 जो हमने बनाए हैं ये यूरोप पे अमेरिका के इक्विवेलेंट कोर्ट्स हैं। अभी साउथ एशियन गेम्स हमारे लिए मुश्किलात बनी हुई। हमने होस्ट होना है दिसंबर में या जनवरी में, हमने वो करना है, लेकिन हमसे नहीं हो रहा है। कभी हुकूमत कहती है पैसे नहीं है, POA वाले अलहदा। श्रीलंका का प्रेसिडेंट मुझे टेलीफोन करता है कि जी अगर आप नहीं कर सकते हम करवा लेते। मतलब 1 करोड़ का भी मुल्क नहीं है और 22 करोड़ वाले हम। पूरे पाकिस्तान में एक कवर्ड कोर्ट नहीं है। कितनी कहते हैं ना, शर्म से हमें मरना चाहिए। 22 करोड़ के मुल्क में हमारे पास एक कवर्ड कोर्ट, बारिश हो जाए तो बस फिर। इंडिया में बेशुमार हैं, हमारे पास एक वाइट बैच रेफरी है, श्रीलंका के पास 10 हैं, ईरान के पास 10 हैं, हमारे पास 1। बिल्कुल, ज़रा क्रिकेट की सरगर्मियों की बात कर लेते हैं मोहसिन। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की तैयारियां अब उनका आगाज़ होने जा रहा है। लाहौर में तरबियती कैंप लगेगा जो कि 31 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगा। जो वर्ल्ड कप है 2022 में वेस्ट इंडीज़ में स्केड्यूल्ड है। इस वाले से बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा हैं सबा बाशा लाहौर से। सबा बताइएगा क्या डिटेल्स हैं, कब से ये आगाज़ होने जा रहा है तरबियती कैंप का? जी बिल्कुल, ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की तैयारियों के सिलसिले में नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खिलाड़ियों के तरबियती कैंप का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अंडर 19 के बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले 31 खिलाड़ियों को मदऊ किया गया है। जिसके साथ ये बताया जा रहा है कि वेस्ट इंडीज़ में शेड्यूल ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट ग्रांट ब्रॉडबर्न, कोचिज NHPC मोहम्मद यूसुफ अतीकुज़्ज़मान और सकलैन मुश्ताक ने जो है खिलाड़ियों को लेक्चर्स भी दिए हैं। जिसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि अंडर 19 खिलाड़ियों को जो है 6 हफ्तों पर मुश्तमिल तरबीती कैंप लगाया जाएगा, जिसमें खिलाड़ियों को टेक्निक और फिजिकल फिटनेस पर काम भी किया जाएगा। साथ ही साथ सेंट्रल पंजाब के कासिम अकरम कायदे-आज़म ट्रॉफी के बाद जो है वो फाइनल कैंप भी ज्वाइन करेंगे और कैंप में शिरकत से कबल तमाम खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट भी किए जाएंगे। जी बिल्कुल,
बिल्कुल, तरबियती कैंप जो है वो अब उसका आगाज़ होने जा रहा है। 31 खिलाड़ी वहाँ पर होंगे। ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, वो अच्छे से अपनी जो ट्रेनिंग है उसका आगाज़ करे और 2022 जो वर्ल्ड कप है उसमें कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान वापस आए। इसी के साथ मोहसिन मेहदी और तलहा आलमगीर और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।